सीधे ESI चालान पे भी जंप कर सकता, ठीक है ना। तो कभी कभी सीक्वेंसिंग में भी हो सकता है क्वेश्चन, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपनी स्किल्स में रखनी होगी कि जिस तरह से क्वेश्चन थ्रो होता है ना, आप उसके लिए प्रॉपरली आंसर दे पाओ, ठीक है। तो अभी मैंने आंसर किसी का बताया नहीं है, मैं बताना शुरू करूंगा अब, ठीक है। तो ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। अब जो इसका 1 बाय 1 पॉइंट हमें समझना है, ठीक है। सबसे बेसिक पॉइंट है ESI एक्ट का, ठीक है। जैसे आपने बहुत लोगों को पता भी होगा कि ESI एक्ट फॉर्म क्यों हुआ, गवर्नमेंट ने क्यों फॉर्म किया है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो फॉर्म किया है वो तो हमें समझना ही है, इसमें हमारी HR की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, वो भी हमें समझना है, ठीक है जी। तो डिवाइस को म्यूट रखिएगा प्लीज। क्वेश्चन कौन होगा तो पुटअप करके। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ पूछ लीजिए। बीच में मैंने हायरिंग किया था, कुछ चिल्ड्रंस लोग जो है ना, उनको ट्रेन करनी पड़ती कम्युनिकेशन का, फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन, उसका इंटरव्यू क्वेश्चन BPO KPO का और IT पे उनको हायर करके ट्रेनिंग करके उनको इंटरव्यू के लिए भेजा। तभी उन लोग कोई और जगह पे इंटरव्यू दे के पास हो गया है। अब मैं उसको क्या बोलूँ, उन लोगों को भी सुनते नहीं, बोलता नहीं मैं ऑलरेडी जगह पे सेलेक्ट हो गया। मैंने इंटरव्यू ट्रेनिंग किया उनको, क्वेश्चन आंसर्स का, BPO KPO का जो भी है, इनबाउंड प्रोसेस का जो पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर, HR मैनेजर TL का, और फिर उनका IT का नॉन IT का जो भी है अकॉर्डिंग टू उनका जॉब प्रोफाइल पे ट्रेन किया, पर जाके कोई और कंपनी में जाके उन लोग ने इंटरव्यू दे किया है। ठीक है, तो कोई भी चाहिए सभी के लिए, मतलब अभी आप कंपनी में एज एन HR में आपने ट्रेन किया उनको, ये कह रहे हैं आप? मैंने क्या, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा, तो मैं एटलीस्ट मैंने उनको ट्रेन करके भेजा हूँ जहाँ बोला ये कंपनी में है, और कुछ डाउट रहे तो मुझे पूछो क्या। फ्रीलांसिंग का तो आइडिया यहाँ पे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यूजुअली जो ये सेशन है वो HR इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें मोल्ड करके मैं सबको आंसर करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा म्यूट कर लिए डिवाइस को। जो इनका एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है, रियल टाइम में भी आपको में से बहुत लोग हैंडल करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो इनका थोड़ा सा एरिया डिफरेंट है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करके HR पर्सपेक्टिव में है ना, इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ, बाकी लोग के काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए यूजुअली क्या होगा कि कभी कभी कुछ कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग करने के बाद जैसे इनके कंडीशन में है कि इन्होंने किसी को ट्रेन किया और उन्होंने कहीं जाके और जॉब ज्वाइन कर लिया, कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि टॉपिक से हट के है, मैं इसको मतलब लेकिन फ्यू मिनट्स में इसको आंसर कर देता हूँ कि जब आप एज एन HR किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, तो ज्वाइन करेंगे तो उन कंपनी में होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे, आप करेंगे। उसमें क्या होता है वो तो हम पहुंचेंगे वहां तक, तो मैं डिस्कस करूंगा उसमें आपको हैंडल क्या करना होता है, ठीक है ना। लेकिन एक सिचुएशन जो इस क्वेश्चन पे आई है, मैं उसका एक आंसर कर दूं आपको कि कभी भी आपके सामने अगर चैलेंज आ रहा है, कंपनी में आप एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं और उसके बाद एम्प्लॉय जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप उन कंसर्न एम्प्लॉय से ना एक बॉन्ड वगैरह साइन भी करा सकते हैं, जो कंपनी देखने को मिलता होगा, आपने से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, ठीक है ना। तो आप उन्हीं एम्प्लॉयज पे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कॉस्ट इंकर्ड करिए, ठीक है, जो एम्प्लॉय रिटेन रहना चाहते हैं। तो एक सिचुएशन कभी आती है तो आप किस तरीके से उन एम्प्लॉय को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कंपनी का इसमें कहीं जो कंपनी कॉस्ट बेयर कर रही है तो कंपनी का नुकसान ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन HR जो है उसके अकॉर्डिंगली पुटअप करिएगा, ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब जो टॉपिक है ESI एक्ट, तो इसमें जो पर्पज है ESI एक्ट फॉर्म होने का, वो क्या पर्पज था? द एक्ट प्रोवाइड्स मेडिकल फैसिलिटीज टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स, ठीक है। ये हमने लास्ट में भी देखा था कि ESI एक्ट का वेलफेयर क्या है, एम्प्लॉय के लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड। अब दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है ESI एक्ट का, ठीक है, कि जो कंपनी कौन सी कवर्ड होती है वगैरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस पर 1 बाय 1 पहुँचते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझ लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल जोन पे क्वेश्चन पुटअप होना है, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे HRS के इंटरव्यू में, और अकॉर्डिंगली जॉब की हैंडल कर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है कि हैंडल करने के लिए पर्टिकुलर आपको क्या किन किन एरिया में स्किल्स चाहिए हों, ठीक है। अभी हम टॉपिक से ESI पर बात करते हैं, ठीक। तो ESI एक्ट जिसमें स्टार्टिंग बात है, ठीक है। तो ESI एक्ट क्या है? लेबर लॉ है। लेबर लॉ का मतलब क्या हुआ? ये एक्ट है, ठीक है। तो एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। वो प्रोविजंस क्या हैं? वेलफेयर के, ठीक है। अब कंपनी के लिए क्या प्रोविजंस हैं? कंपनी के लिए ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करती है, किसके थ्रू? आपके थ्रू फुलफिल, आप मतलब HR के थ्रू फुलफिल करेंगे, तो एम्प्लॉय का वेलफेयर होगा, ठीक है। अब एक
कंडीशन समझिए यहाँ पे कि कोई भी कंसर्न एम्प्लॉय है, ठीक है ना, जैसे आप अपना एग्जाम्पल रखिए कि आपको सिर्फ इतना पता है ESI के बारे में एज एन एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय मतलब, ठीक है, अदर देन द HR डिपार्टमेंट, कि द एक्ट प्रोवाइड्स मेडिकल फैसिलिटीज टू द कंसर्न। कौन सा एक्ट? ESI एक्ट। तो आप कंपनी में गए HR के पास या फिर कंपनी के पास कि मुझे ना मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए ESI एक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ, ठीक है। तो कंपनी बोला कि नहीं, हमारी कंपनी पॉलिसी में ESI एक्ट रिलेटेड कोई भी बेनिफिट नहीं है, हम कोई बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आपको सपोज आपको पता है कि नहीं, हमें मिलना चाहिए एज एन एम्प्लॉय ESI के जो भी बेनिफिट्स हैं, बट कंपनी डिनाई करते, ठीक है। तो कभी डिनाई करें, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेलफेयर की जगह पे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कंडीशन बन रही है एम्प्लॉय की, ठीक है। तो अब वो एम्प्लॉय का राइट है मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करना, ठीक है, लेकिन कंपनी की पॉलिसीज की वजह से वो एम्प्लॉय अवेल नहीं कर पा रहा है। तो अब अपनी जो एम्प्लॉय है उनका वेलफेयर कैसे होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया तो वेलफेयर तो होना चाहिए ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओपन किया ESI एक्ट का रेगुलेटरी अथॉरिटी से कहते हैं, जिसका नाम है ESI। ESI को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए प्रैक्टिकल रोड पे, इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ पहले, इसके बाद बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये है क्या, हमें और आपको क्यों जानना है ESI के बारे में, ठीक है। तो देखिए ESIC का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ESIC एक गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है जी। अब जो ESIC गवर्नमेंट बॉडी है तो इसका जो वर्क है ESIC का वो क्या है, टू रेगुलेट द ESI एक्ट, ठीक है। अब रेगुलेट ESI एक्ट में क्या मतलब है कि इसको एग्जाम्पल समझ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मोटर बाइक या कार के ना जा रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं और उनको होता है ना रेड सिग्नल वगैरह होते हैं, तो ये आपको पता है कि रेड सिग्नल है अगर तो वहाँ पे हमें स्टॉप करना है, ठीक है, बाइक या कोई और भी है सबको स्टॉप करना, अपनी व्हीकल स्टॉप करनी है। लेकिन अगर कोई स्टॉप नहीं करते रेड सिग्नल पे, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक ट्रैफिक पुलिस को फॉर्म किया हुआ है। उसमें ट्रैफिक पुलिस के पर्सनल्स या एम्प्लॉयज होते हैं जो इसको लुक आफ्टर करेंगे कि, है ना, जो एवरीवन शुड फॉलो द रूल, है ना। तो अब अगर कोई फॉलो नहीं करा तो क्या करो, उसके लिए फिर वो पेनल्टी इम्पोज वगैरह कर देंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ बना है, लेकिन लॉ को फॉलो करने के लिए अथॉरिटी भी होगी, ठीक है, तभी लॉ प्रॉपर्ली फॉलो होगा, नहीं तो लोग लॉ को ब्रेक करेंगे। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी, ठीक है। एज एन HR आपको ESI क्यों जानना है, क्योंकि जो ESI एक्ट गवर्नमेंट ने फॉर्म कर दिया तो वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कंपनी, ठीक है ना। तो अगर कंपनीज उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, मतलब क्या हुआ, अपनी HR पॉलिसी में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसके प्रोविजन, ठीक है, तो कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन देखेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया एक ESI डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसका नाम है ESI, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ESIC को कुछ पावर्स दिया और कुछ ड्यूटीज भी असाइन, ठीक है। ये समझना आपको जरूरी है क्योंकि यू विल बी द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट विद डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है आपको कि क्या है ESI, ठीक है। अभी मैं इसको लिंक करूंगा कि और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्यों होता है। तो ESIC को पावर्स क्या दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, सबसे पहली पावर तो इनके पास है विजिट करने, क्या विजिट करने की, कंपनी को विजिट कर सकते, ठीक है, किसी भी कंपनी को विजिट कर सकते हैं कि वहाँ वो कंपनी ESI एक्ट के कवरेज एरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे आपने जो लोग वर्किंग हैं या वर्किंग थे तो अपने अपनी कंपनी को इमेजिन करें, ठीक है, कि आपकी कंपनी ESI एक्ट में कवर्ड है कि नहीं है, ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वहाँ के देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब उस एरिया में जो ESI ऑफिस है वहाँ के ऑफिसर्स विजिट कर सकता है कंपनी को, ठीक है, पूछ सकते हैं ओनर से कि आपकी कंपनी में HR पॉलिसी में ESI का प्रोविजन क्या क्या है वो दिखाए, ठीक है ना। तो ये विजिट सरप्राइज भी हो सकती है और विद इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो अब होगा क्या कि जब भी कोई ESI डिपार्टमेंट से ESI ऑफिसर कंपनी को विजिट करेंगे, ठीक है, जैसे रिसेप्शन पे आके उन्होंने हमें बताया कि ठीक है मैं ESI ऑफिसर, तो अब उनकी जो मीटिंग होगी किसके साथ अरेंज होगी, वो होगी आपके साथ, ठीक, क्योंकि ESI किसके एरिया में आता है, आपके HR डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो आपको वहाँ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब आप उनसे कम्युनिकेट तब कर पाएंगे जब आप उनको जानते होंगे कि ये कौन है, किस पर्पज से आए हैं, इनकी पावर क्या है, इनको क्या चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आपको ESIC के बारे में पर जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया उनका पावर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, उनके पास दूसरी पावर है ऑडिट करनी, ठीक है। ऑडिट मतलब जो इनकम आपका क्वेश्चन है ना ESI ऑडिट का, ठीक है। तो
ईएसआई डिपार्टमेंट मतलब ईएसआईसी कंपनी में ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट भी कर देते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे क्या करते हैं, ये ऑडिट भी करते हैं, ठीक है। तो आपको एज एन एचआर वो डॉक्यूमेंट भी इनके सामने पुट करना होता है, वो मैं आगे बताऊँगा पहुँचूँगा तो, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह पुट करना है, ठीक है। तो एक पावर इनके पास ये भी। दूसरा जो पावर है जो आपको थोड़ा सा और है ना सीरियस कर देती है ईएसआई को लेकर, वो है कि जो भी आपके एम्प्लॉय, ठीक है, वो अपनी ग्रीवेंसेस किससे रिलेटेड, ईएसआई से रिलेटेड, ठीक है, ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं ईएसआई ऑफिस में जाकर। मतलब अगर जैसे मैंने भी कंडीशन यहाँ पे डिस्कस किया कि कोई भी एम्प्लॉय है वो आपसे डिमांड करते हैं कि ठीक है मुझे ना ईएसआई चाहिए, और कंपनी ने बोला कि नहीं हमारी कंपनी की पॉलिसी में ईएसआई तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, जबकि आप जानते हैं कि हमें मिलना चाहिए पर्टिकुलर कंपनी से ईएस को। तो अब एम्प्लॉय हेल्पलेस हो गए तो कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो दे कैन मूव टू द ईएसआई डिपार्टमेंट और द ईएसआई अगेंस्ट द कंपनी टू फाइल द कंपनी। तो क्या होगा, जो भी उनका वेलफेयर जस्टिस होगा वो कौन को प्रोवाइड कराएंगे, ईएसआई को, ठीक है। तो इसका मतलब एज एन एचआर देखिए इसको कि जब भी जो भी ईएसआई के प्रोविजन है, अभी जैसे अभी हमें नहीं पता क्या प्रोविजन है, हम आगे देखेंगे तो वो अगर प्रॉपरली आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं कंपनी में, तो कोई एम्प्लॉय अगर जानते होंगे ईएसआई के बारे में तो आप कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल या कंप्लेंट फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ थोड़ा सा जानना चाहिए। अब दूसरा जो ईएसआई में ईएसआईसी से रिलेटेड एक आपको और नॉलेज होनी चाहिए एज एन एचआर, वो क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ईएसआईसी को कुछ ड्यूटीज भी अलॉट, ठीक है, कुछ ड्यूटीज भी यहाँ पे अलॉट की हैं ईएसआईसी डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने। तो वो ड्यूटीज वो क्या हैं, तो एक ही फिलहाल ड्यूटी यहाँ पे आपको एक ही समझनी है, वो है राइट, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए एज एन एचआर, ठीक है, क्योंकि जो बेनिफिट है ईएसआई में वो क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था मेडिकल, तो मेडिकल फैसिलिटीज जो भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा